हेलो फ्रेंड्स, विद्यापुरम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम सीरीज़ लेके आए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें आपको पढ़ाएंगे व्याकरण, और इस व्याकरण में आपको वर्णमाला का ज्ञान होगा जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें से हमारे जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे व्याकरण। तो व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? व्याकरण की उत्पत्ति हुई है कृ धातु से। किससे हुई है? कृ धातु से। व्याकरण की उत्पत्ति कृ धातु से हुई है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए। व्याकरण का प्रयोग हम क्यों करते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए। किसके लिए? अर्थात व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, विचारों को भली भांति प्रकट करते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं। क्या है व्याकरण? क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को, जो हमारे मन में जो भाव होते हैं उनको हम क्या करते हैं? भली भांति एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। बोलकर। कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर और लिखकर और पढ़कर। ठीक है, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? व्याकरण का। और व्याकरण करता क्या है? व्याकरण हमारे जो अशुद्धियां होती हैं लिखने में और पढ़ने में, उनको व्याकरण दूर करता है। किसे दूर करता है? अशुद्धियों को। व्याकरण की उत्पत्ति किससे हुई है? कृ धातु से। क्या करता क्या है? भाषा का शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना, मन के भावों को भलीभांति प्रकट करना, अशुद्धियों को दूर करना। व्याकरण की परिभाषा है कि मन के भावों को भलीभांति प्रकट करना, कि हमें कब, कैसे और किस उस भाषा को बोलना है, कैसे बोलना है, वो हमें ये बताता है व्याकरण। क्योंकि ये हमारी जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें दूर करता है। अशुद्धियां दूर कैसे करता है? जैसे मैंने बोला, मेरे लिए याच ले आओ। मेरे लिए याच ले आओ। अब हम देखते हैं कि इसमें मेरे तो सही लिखा है, लिए भी सही लिखा है, लेकिन जो याच है वो क्या लिखा है? गलत लिखा है। याच कोई शब्द होता है? मेरे लिए याच ले आओ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो याच है वो हमें पढ़ने से पता चल गया कि इसमें अशुद्धि है। वो कैसे पता चला? क्योंकि हमने व्याकरण का अध्ययन किया, जिससे हमें पता चल गया ये याच हमारा कोई शब्द नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे मेरे लिए चाय ले आओ। अब हमारा हो गया शुद्ध रूप। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये शुद्ध रूप है? तो ये हमें पता चला व्याकरण के अध्ययन से। यानी कि व्याकरण जो होता है वो हमारे बोलने और लिखने और पढ़ने की अशुद्धियों को क्या करता है? दूर करता है। अब हम देखेंगे कि व्याकरण के अंग कितने हैं। तो जो हमारा व्याकरण होता है इसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं वो देखेंगे। तो व्याकरण जो होता है इसमें हमारे 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। 3 अंग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा वर्ण विचार, दूसरा है हमारा शब्द विचार और तीसरा जो है हमारा वो है वाक्य विचार। वैसे जो व्याकरण के अंग हैं मुख्य रूप से तो 3 हैं, लेकिन अगर हम जानना चाहें तो हमारे व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। एक तो हमारा वर्ण विचार होता है, दूसरा हमारा शब्द विचार होता है, तीसरा हमारा
वाक्य विचार होता है। एक चौथा भी होता है, उसे हम बोलते हैं छंद विचार। कौन सा होता है? छंद विचार। अब ये छंद विचार क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग व्याकरण यहाँ पे तो हमने किया नहीं है, क्योंकि हमने मुख्य रूप से व्याकरण के 3 अंग बताए, चौथा क्यों नहीं बताया। तो जो हमारे कामता प्रसाद गुरु हैं, उन्होंने व्याकरण जो थी हमारी, जो हिंदी ग्रामर है, उन्होंने उसमें जो हमारे व्याकरण के अंग है उन्हें 3 इसलिए बताया क्योंकि जो हमारा छंद विचार है, इसे हम काव्य में, जो हमारी काव्य होती है, जिन्हें पोएट्री या पोएम लिखते हैं, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए इन्होंने कामता प्रसाद गुरु ने क्या किया, जो छंद विचार था उसे व्याकरण के अंग से अलग कर दिया। ठीक है, तो हम सिर्फ 3 पढ़ेंगे, वाक्य विचार, शब्द विचार और वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ड विचार। वर्ड को हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर। वर्ड है क्या? वर्ड भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि जिसे हम तोड़ नहीं सकते। भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि। कैसी मूल ध्वनि? जिसके टुकड़े ना कर सकें, जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उसे हम कहते हैं वर्ड। अब क्या है? वर्ड और अक्षर, जो मैंने आपको लिखा है वर्ड और अक्षर, इसमें ना अंतर होता है। जो वर्ड और अक्षर होता है, अब मूल ध्वनि वर्ड और अक्षर होता है, मैंने आपको बताया, इसमें अक्षर जो होता है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो वर्ड होता है और अक्षर होता है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर कैसे होता है वो हम देखेंगे। मैंने वर्ड में देखा कि सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, लेकिन अक्षर क्या होता है? अक्षर होता है हमारा 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनियों को मिलाकर, यानी कि जो मूल ध्वनि है हमारी, जो वर्ड है 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनियों को मिला के हमारा बनता है अक्षर। अब कैसे बनता है? तो हम पहले तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, 2 या 2 से अधिक मूल ध्वनियों को मिलाकर क्या बनता है? अक्षर बनता है। कैसे बनता है? उदाहरण में देखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा क प्लस आ, तो ये हमारा हो गया का। तो ये हमारा 2 मूल ध्वनियां हमने मिलाई, क और आ, तो हमारा क्या बन गया? का बन गया। तो ये हमारा हो गया अक्षर। ये हमारा क्या हो गया? अक्षर। अब वर्ड में, और हमने आपको बताया वर्ड और अक्षर में अंतर कैसे, जैसे कि हमने लिखा अक्षर, हमने लिखा किताब, तो हम आपसे पूछेंगे कि किताब में कितने अक्षर हैं, तो आप देखोगे 1, 2 और 3, क्योंकि इसमें मूल ध्वनियां 2 मूल ध्वनियां मिली हुई हैं, तो 1 अक्षर हो गया। इसमें भी 2 मूल ध्वनियां मिली हैं, 1 हो गया, और इसमें भी, तो हमारे ये हो गए 3 अक्षर। अब अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, जो हमारा अक्षर है इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। वर्ण विच्छेद हम लिखेंगे ई प्लस क प्लस ता प्लस आ प्लस वा। अब हमारा जो वर्ण है इसमें वर्ण कितने बन गए, 1 2 3 4। जो मैंने अभी लिखाया था वो शायद दिख नहीं रहा था, इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि वर्ण और अक्षर में अंतर कैसे होता है, तो मैंने लिखा था किताब। जो किताब है इसमें हमारे कितने अक्षर हैं हम पहले ये देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि इसमें कितने वर्ण हैं। तो ये 2 मूल ध्वनियां मिली, 1 अक्षर हो गया, ये 2 मूल ध्वनियां मिली, 2 दूसरा हो गया, और ये 3। तो हमारे इसमें अक्षर कितने हो गए, 3 अक्षर हो गए। किताब में कितने अक्षर हो गए, 3। अब हम इसमें वर्ण देखेंगे तो हम इसके वर्ण विच्छेद कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ण विच्छेद। कैसे करेंगे, पहले मात्रा छोटी की, फिर का, फिर ता, फिर आ, फिर बा। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5। तो हमारे इसमें वर्ण कितने हो गए, 5 हमारे इसमें हो गए वर्ण। ये अंतर होता है हमारा अक्षर और वर्ण। अब हम देखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं, जो हमारा ये वर्ण विचार है इसके भेद कितने हैं।
जब हमारा वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको शब्द विचार पढ़ाएंगे। तो हमारा वर्ण विचार है, इसमें हमारे 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं वो देखेंगे। इसे हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाता है, लोग बाग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किस में आ जाता है। तो हम वर्ण विचार को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारा है स्वर और दूसरा हमारा है व्यंजन। स्वर हमारे होते हैं संख्या में 11 और व्यंजन हमारे होते हैं संख्या में 41। वैसे तो अक्षर कर लोग बाग यहाँ पे 33 लिखवा दें, लेकिन हमारे व्यंजन अगर हम काउंट करेंगे तो सारे के सारे 41 होते हैं और हमारे स्वर होते हैं 11। दोनों को मिला के जो हमारे वर्णमाला होती है उसमें 52 वर्ड्स होते हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। ये याद रखना है। हमारी वर्णमाला जो है उसमें कितने अक्षर हैं? 52। 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर। स्वर कितने प्रकार के? तो हमारे जो स्वर होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त। कौन कौन से? हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त। प्लुप्त का कोई काम नहीं होता तो हम सब हर्ष और दीर्घ ही पढ़ेंगे। कौन कौन से? हर्ष और दीर्घ। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। जो हमारे हर्ष स्वर होते हैं ये संख्या में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। और उसके बाद जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं ये कितने होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं हमारे हर्ष स्वर? हर्ष स्वर का मतलब क्या होता है? हर्ष का होता है कम समय लगना। क्या? हर्ष स्वर का मतलब होता है कम समय लगना, किसी शब्द को बोलने में कम समय लगना। और दीर्घ स्वर का मतलब होता है ज्यादा समय लगना, ज्यादा समय। हर्ष स्वर को बोलने में हमें कम समय लगता है। जिन वर्णों को बोलने में हमें कम समय लगे वो तो हो गए हमारे हर्ष, और जिन्हें बोलने में हमें ज्यादा समय लगे वो हमारे हो गए दीर्घ। जो हर्ष स्वर होते हैं इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। हर्ष स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर संख्या कितनी होती है? 3। अब इसमें हमें क्या करना है? हर्ष स्वर को मूल स्वर कहते हैं और ये एक मात्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक मात्रिक। ठीक है। और जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं ये हमारे होते हैं द्विमात्रिक। कैसे होते हैं? द्विमात्रिक। हम बहुत आसानी से पढ़ाएंगे, आपको बहुत सरल तरीके से समझाएंगे, आराम से देखते रहो। और इन्हें बोलने में हमें कैसा समय लगता है? 2 गुना समय लगता है या ज्यादा समय लगता है? कितना समय लगता है? 2 गुना या ज्यादा। 2 गुना भी लिख सकते हैं, 2 गुना समय। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमारे हर्ष स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है हमारा छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। मैंने आपको बताया था हर्ष स्वर कितने, हर्ष या मूल स्वर कितने हैं? 3 है। इनमें से दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा, हर्ष स्वर कितने हैं या मूल स्वर कितने हैं और कौन कौन से हैं? तो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। उसके बाद हमारे आते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारा बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए, आई, ओ और औ। यानी कि जो हमारे स्वर हैं वो कितने हैं? 11 है। काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हमारे हो गए कौन से? दीर्घ स्वर। अब हमें हमारा जो बचता है यानी कि आ से लेके औ तक हमारे होते हैं स्वर। उसके बाद हमारा बचता है अंग और आहा। इसे बोलते हैं हम अनुसार और इसे बोलते हैं विसर्ग। ठीक है। जो हमारा अंग और आहार बचता है उसे अंग को हम बोलते हैं अनुसार और इसे बोलते हैं विसर्ग। यानी कि अंग इसे बोलते हैं अनुसार और ये हो गया हमारा विसर्ग। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या, रिवाइज कर लेते हैं फिर से। स्वर की संख्या कितनी है?
11 है। कहां से कहां तक होते हैं? आ से लेके औ तक। कौन कितने भागों में बटे हैं स्वर? 2 भागों में, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी है? 3 है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8 है। हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है या 2 गुना समय लगता है। हर्ष स्वर एक मात्रिक होते हैं, जबकि दीर्घ स्वर जो होते हैं हमारे द्विमात्रिक होते हैं। और कौन हर्ष स्वर होते हैं? आ ई उ। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ ई उ ए आई ओ औ। ये हमारे हो गए दीर्घ। यानी कि जब हमने इन्हें बोला तो हमें इनसे ज्यादा समय इसमें लगा। अब हम एक बार प्लुप्त स्वर भी देख लेते हैं। प्लुप्त स्वर, इन्हें हर्ष से बोलने में 3 गुना समय लगता है। जो हर्ष स्वर होता है उससे बोलने में, प्लुप्त स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है। कितना गुना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है। तो जैसे कि यहां पे देखते हैं कितना समय लगता है? 3 गुना। कैसे लगता है? जैसे हमने बोला ओम, हम बोलते हैं ओम, तो बहुत टाइम लगाते हैं ना हम ओम बोलने में। तो हमारा ये जो इसमें जो ओ होता है ये हमारा कैसा होता है? प्लुप्त होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं प्लुप्त स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर। अब हम देखेंगे, स्वर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अपना व्यंजन। अब जो व्यंजन है उसमें हमने आपको बताया था कितने वर्ड होते हैं? 41। और जो स्वर है उसमें कितने होते हैं? 11। अब हम व्यंजन को पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे थोड़ा व्यंजन को, आराम आराम से पढ़ेंगे ध्यान से। तो हमने आपको बताया जो व्यंजन हमारे हैं यहां से हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन की आपको मैंने संख्या बताई थी कितनी? 41। कितनी बताई थी? 41 बताई थी। अब कौन से उसमें कितने व्यंजन है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, आप कहोगे कि 41 कैसे? तो हम आपको एक एक करके सब बताएंगे। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है? 25। ये स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक होते हैं। कहां तक होते हैं? पा वर्ग तक। यानी कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये संख्या में होते हैं 25। कहां से कहां तक होते हैं? का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। अब हमारा आता है का से पा वर्ग तक। अब हमारा आएगा कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये संख्या में 4 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? या, र, ल और हुआ। ये हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। कौन सा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? स और ह। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं इनको बोलने में जो हमारे मुंह की बाय होती है वो संघर्ष करती है और गर्म हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं ऊष्म। ऊष्म का मतलब क्या होता है? जो बाय होती है वो कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श और ह। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। कौन सा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं ये हमारे कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और क्षेत्र, ज्ञ और श्री। यानी कि जो हमारा श्रासित श्रमिक होता है वो हमारा कौन सा होता है? संयुक्त व्यंजन। इनका मतलब होता है संयुक्त, यानी कि मिले हुए या जुड़े हुए। ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं? एक जो व्यंजन होता है उसमें 2 अक्षर जुड़े होते हैं। कितने अक्षर जुड़े होते हैं? संयुक्त व्यंजन में 2 अक्षर होते हैं। अब जैसे हमारा ये देख लो, यहां पे देखते हैं क्षेत्र, ज्ञ और श्री। ये जो मैं आपको करा रही हूँ ना व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन है ये आपके पेपर में ऐसे ही दिए जाते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ये
छ है, इसमें कौन कौन से व्यंजन है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो हमारा 6 है इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो इसमें आता है क प्लस श, यानी कि का और सा षटकोण मिला के क्या बनता है 6, 36, 6 से 36। अब त्रा, तो इसमें ता और ता प्लस रा, ये ता और रा से मिलकर बना है त्रा, त्रा से त्रिशूल। अब ज्ञा, जो हमारा ज्ञा होता है ये किसके मेल से बना है, तो ये बना है जा और वहाँ के मेल से। किससे बना है, जा के मेल से और वहाँ के मेल से। उसके बाद हमारा श्री बचा है, वो किससे बना है, तो वो बना है हमारा सा और रा के मेल से। किससे बना है, सा और रा के मेल से। तो ये जो हमने आपको कराया संयुक्त व्यंजन, ये आप अच्छे से याद कर लेना कि ये किन किन के मेलों से बना है, क्योंकि ये एग्जाम में ना डायरेक्ट पूछ लेता है कि त्रा किससे बना है, या राशि श्रमिक किससे बना है, ज्ञा किस किस वर्ड के मेल से बना है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद हम देखेंगे अपना, ये हमारे कितने हो गए, कहाँ तक हो गए, संयुक्त व्यंजन तक। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसमें आती हैं आगत या विदेशी शब्द। आगत ध्वनियाँ होती हैं जो हमारी, या विदेशी शब्द होते हैं वो भी इसमें आते हैं। आगत, इसे हम आगत वर्ड कह सकते हैं या विदेशी वर्ड भी कह सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं जा और फा। कौन कौन से होते हैं, जा, यहाँ पे बिंदी लगाएंगे, और फा, इसमें भी हम यहाँ पे बिंदी लगाते हैं। ये जो हमारे होते हैं ये कौन से होते हैं, आगत या विदेशी स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद हमारा आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है, यहीं पे लिख दे रहे, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है उनकी संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी, डा और ढा। कौन कौन सी, डा और ढा। संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये 25 और ये 4, ये 4 और ये भी हमारे संख्या में कितने थे, 4 ही थे। तो हम यहाँ पे भी इसकी संख्या लिख देंगे 4, और इन्हें काउंट करेंगे 2 और इन्हें काउंट करेंगे 2। तो हमारे टोटल ये मिला के हमारे 41 व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन को, जो हमने ये व्यंजन आपको कराए थे उसको हमने कितने भागों में बांटा। तो हम इनको देखेंगे कि जो व्यंजन थे इन्हें हमने 2 भागों में बांटा है, उच्चारण के स्थान पर। कौन कौन से, उच्चारण के स्थान पर और प्रयत्न द्वारा, यानी कि उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। तो देखेंगे व्यंजन उच्चारण के आधार पर कैसे हैं, उच्चारण और प्रयत्न। कौन कौन से, उच्चारण और प्रयत्न। सबसे पहले हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिलेगा वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है कंठ व्यंजन। कौन से आते हैं, कंठ, यानी कि जो ये हमारा कंठ होता है, इसके द्वारा जिन व्यंजनों को हम बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंठ व्यंजन। तो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे कंठ। कौन कौन से होते हैं, का वर्ग। कंठ में आता है हमारा का, यानी कि का और का। इससे हम याद कर लेंगे, का से हमारा आ गया तो का। अगर हमसे पूछता है कंठ व्यंजन कौन से होते हैं, तो का वर्ग वाले, यानी का वर्ग में कौन कौन से होते हैं, का, ख, ग, घ और इंग्या। ये हमारे कौन से हो गए, कंठ व्यंजन हो गए, ठीक है। और इसमें कंठ व्यंजन में हा भी आता है। हा को भी हम कंठ के द्वारा बोलते हैं। जैसे हम बोले हा, तो क्या कहाँ से बोला, यहाँ से क बोल के देखो, क, ख, ग, घ, इंग्या। जैसे भी हम इन्हें बोलेंगे ना तो हमें लगेगा कि जो हमारी ध्वनि है वो कहाँ से निकल के आ रही है, कंठ से निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कंठ व्यंजन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तालव्य। कंठ के बाद आता है हमारा तालु, यानी तालव्य। तालव्य व्यंजन, यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि हम कहाँ से निकालेंगे इसे, ये ध्वनि कहाँ से निकलेगी, तालु, जो हमारा ऊपर ये तालु है ना, इससे हम ये तालव्य व्यंजन को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है च वर्ग वाला। जो च वर्ग में होते हैं च, छ, ज,
झ और वा। इसके बाद इसमें 2 वर्ड और आते हैं, वो कौन सा होता है, श और य। कौन सा होता है, स और य। ये भी हमारे कौन से, किससे बोले जाते हैं, तालु से। किससे बोले जाते हैं, तालु से। ठीक है, अब हम इन्हें बोल के देखेंगे। तालु से बोलते हैं यानी च छ, तो हमने देखा जो हमारी जीभ है वो कहाँ पे लग रही है, तालु से लग रही है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मूर्धन्य व्यंजन। कौन सा देखेंगे, मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन में क्या होता है, जो जीभ होती है वो हमारे आगे वाले तालु से लगती है। कहाँ पे लगती है जीभ, आगे वाले तालु से, मूर्धन्य। अभी ये तालव्य में हमारे तालु से जीभ लग रही थी, लेकिन जो मूर्धन्य होता है इसमें जो तालु का जो आगे वाला हिस्सा होता है यानी कि ये, इसमें जीभ लगती है। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें हमारा आता है ट वर्ग वाला। कौन सा आता है, ट वर्ग वाला। जो ट वर्ग होता है वो आता है, और इसमें आता है ड और स, प्लस ड और स। ये भी हमारे तालु से ही बोले जाते हैं। तो हमारे ये हो गए मूर्धन्य, ट वर्ग और ड और श। ये हम किससे बोलेंगे, यानी कि तालु के आगे वाले भाग से। इसके बाद आता है व्यंजन का वर्गीकरण दंत। किससे आता है, दंत, यानी कि दांत। कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम दांत से बोलते हैं, तो ता वर्ग। जो हमारा ता वर्ग वाला होता है उन्हें हम किससे बोलते हैं, दांत से। कैसे बोलें, ता, देखो जीभ दांत से लगेगी, ता, थ, द। इस तरह से जब हम बोलेंगे तो ये ता वर्ग जितना भी है कहाँ तक आएगा, ये आएगा त, थ, द, ध और न। ये हमने दंत से बोले हैं, दांत में इसमें हमारी जीभ टकराई तो हमारे ये हो गए दंत। और जो हमारा शासी सपेरा होता है उसे भी हम तालु किससे बोलते हैं, दंत से। स किससे बोलेंगे, दंत से। इसके बाद हम देखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ से कौन सा बोलते हैं, ओष्ठ कौन सा बोलते हैं, तो ओष्ठ से हम बोलते हैं प वर्ग। कौन सा बोलते हैं, प वर्ग, ओष्ठ प वर्ग। जो हमारा प वर्ग वाला होता है, प, फ, ब, भ, म। बोल के देखो एक बार, ओष्ठ से बोलते या नहीं बोलते। देखो प, दोनों ओठ मिले, फ, ब, तो हमने ये बोला हमारा ओष्ठ, यानी कि जिसमें हमारे दोनों ओठ मिल जाए वो प वर्ग वाला हमारा ओष्ठ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दंतोष्ठ, यानी कि दांत और ओठ से मिला के कौन सा होता है, दांत और ओठ से दंतोष्ठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दांत और ओठ, इससे पता चल रहा है दांत और ओठ से कौन सा बोला जाता है, वावक। जो हमारा वावक है इसे हम किससे बोलते हैं, दांत से और ओठ से। इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन नासिक। कौन से आते हैं, नासिक व्यंजन। इसके बाद हम कुछ और देखेंगे व्यंजन, वो होते हैं हमारे नासिक, जिन्हें हम नाक के द्वारा बोलते हैं। किससे बोलते हैं, नाक के द्वारा, जिसके कारण इसे बोलते हैं नासिक के व्यंजन। क्या बोलते हैं, नासिक व्यंजन। तो ये कौन कौन से होते हैं जो हमारे नासिक व्यंजन है, ये होते हैं हमारे ड, वा, अड़ा, न और म। देखो इंग्या, आवाज कहां से आ रही, ना से। कैसे आ रही, इंग्या, अड़ा, ना और मा, वा। कैसी आवाज आ रही कि हमें लग रहा है कि हम कैसे बोल रहे हैं, नाक के स्वर बोल रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं नासिक के व्यंजन। क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है स्वर में कि हमारा ए और ए, इसे किस स्थान से बोला जाता है। जो ए और आई है इसे हम किस स्थान से बोलते हैं, ये यूपीएसआई के एग्जाम में आया था, तो इसे हम बोलते हैं किससे, इसे हम बोलते हैं कंठ और तालव्य से। किससे बोलते हैं, कंठ और तालव्य से। ये जो हमारा ए है इसे हम किससे बोलते हैं, कंठ तालव्य ध्वनि। ये हमारी कैसी है, कंठ तालव्य ध्वनि। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो प्रयत्न के आधार पर, मैंने आपको बताया था प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके आधार पर तो मैंने देख लिया, किसके आधार पर, उच्चारण के स्थान पर। तो उच्चारण के स्थान पर मैंने देखा, क्या देखा कि जो हमारा व्यंजन है उसमें हमारा कवर्ग, कंठ वाले हैं वो कवर्ग हैं, तालव्य वाले वो चा वर्ग हैं, और जो मूर्धन्य है वो टा वर्ग हैं, दंत हैं वो ता वर्ग हैं,
ओष्ठ पा वर्ग है और दंतोष्ठ वा वर्ग है। नासिक्य हमारे इंग्या वा ना मा और कंठ तालव्य हमारे ए और ऐ। मैंने आपको हा बताया था, जो हा स्वर होता है उसे काकल्य स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन। क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन। जो हमारा हा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? काकल्य व्यंजन भी इसे हम कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर वर्ड कैसे बोले जाते हैं वो हम देखेंगे। प्रयत्न के आधार पर वर्ड ये बोले जाते हैं 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो देखते हैं कैसे कैसे। सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है श्वास, जिन्हें हम श्वास से बोलते हैं। ठीक है, तो श्वास से कैसे बोलते हैं? प्रयत्न के आधार पर 3 प्रकार से बोलेंगे। सबसे पहला होता है हमारा श्वास, उसके बाद हमारा हो जाता है श्वास के बाद हम कैसे बोलेंगे? तो वो हो जाता है हमारा कंपन या स्वर इंद्री में कंपन। जब हमारी स्वर इंद्रियों में कंपन होता है, जो हमारी स्वर इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम बोलते हैं उनमें कंपन होता है, तो वो हो जाते हैं हमारे। तो दूसरा हो जाता है हमारा स्वर यंत्री में कंपन, इसके द्वारा बोले गए। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है स्वरयंत्री में कंपन। उसमें तीसरा जो होता है वो होता है या अवयवों के अवरोध द्वारा, यानी कि जो अवयव होते हैं उनकी रुकावट। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अवयवों के अवरोध द्वारा, यानी कि अवयवों की रुकावट। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। जो अवयवों की रुकावट के द्वारा हम बोलते हैं वो हमारा तीसरा हो जाता है प्रयत्न के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे श्वास। तो हम जो श्वास के आधार पर हैं, इन्हें कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम श्वास के आधार पर बोलते हैं? वो होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है हमारा अल्प प्राण और दूसरा होता है हमारा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें अल्प का मतलब होता है कम, जिसमें कम वायु लगे। ठीक है, तो वो जिसमें कम समय लगे या कम वायु लगे वो होता है हमारा अल्प प्राण। जिसमें ज्यादा वायु लगे वो होता है हमारा महाप्राण। ठीक है, जिसे बोलने में कम वायु लगे वो हमारा हो जाता है अल्प प्राण, जिसे बोलने में ज्यादा वायु लगे वो हो जाता है हमारा महाप्राण। अब ये हमारे होते कितने कितने? जो अल्प प्राण है वो हमारे 31 होते हैं, जो महाप्राण है वो हमारे होते हैं 15। ठीक है, ये हमारे 31 हो जाते हैं और ये हमारे हो जाते हैं 15। उसके बाद इनमें होता क्या? अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? जो हमारा वर्ग का तीसरा, पहला और पांचवा जो अल्पप्राण होता है उसमें वर्ग का कौन कौन सा अक्षर आता है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। जो मैंने अभी आपको वर्ग पढ़ाए थे, क वर्ग, ट वर्ग और च वर्ग, इसमें से पहला, तीसरा और पांचवा किसमें आएगा? अल्प प्राण में। और जो महाप्राण है इसमें कौन सा आ जाएगा? जब पहला इसमें आ गया तो दूसरा इसमें आ जाएगा, तीसरा आ गया तो चौथा आ जाएगा हमारा इसमें। जो हमारा अल्प प्राण है इसमें वर्ग का पहला यानी कि का मान लो और तीसरा खा को छोड़ दो गा मान लो और इंग्या मान लो। ठीक है, इसमें आ जाएगा खा और हमारा आ जाएगा घा, यानी कि जो वर्ग का कौन सा आएगा? अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा और महाप्राण में दूसरा और चौथा, प्लस ऊष्म वर्ण। इसमें ऊष्म वर्ण भी आते हैं, ऊष्म वर्ण। और जो अल्पप्राण होता है इसमें आते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यानी कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और प्लस अंतस्थ व्यंजन। इसमें महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन और उसके बाद आता है हमारा ऊष्म वर्ण। ठीक है, इसके बाद हमने अब देखा कि हम आएंगे स्वर इंद्रियों में कंपन। अब जो स्वर इंद्रियों में कंपन होता है वो कितने आधार पर होता है? वो होता है 2। कौन कौन सा? अघोष और सघोष, यानी कि अघोष या घोष भी कह देते हैं। तो ये भी दो भागों में बटा है। कौन कौन सा? अघोष या सघोष। ठीक है, अघोष या सघोष। जो हमारे अघोष होते हैं इनमें कौन कौन सा आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। इसमें कौन सा आता है? वर्ग का कौन सा? पहला और दूसरा। कौन सा? पहला और दूसरा अक्षर। और इसमें आता है, जब इसमें पहला दूसरा आ जाएगा तो इसमें तीसरा आएगा और चौथा आएगा और
5वां आएगा। ठीक है, अघोष में कौन सा आता है? वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और इसमें तीसरा, चौथा और 5वां। इसके साथ जो अघोष होते हैं इसमें और क्या आता है? तो पहला और दूसरे अक्षर के साथ साथ फा, स और स, फा, स और स, ये भी 4 इसमें अघोष में जोड़े जाते हैं। और सघोष में कौन से और आते हैं? तो सघोष में आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, यानी कि य, र, ल और हुआ। ठीक है, ये हमारे हो गए स्वर इंद्रियों में कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आता है, प्लस क्या आता है? फ, स और स। और जो हमारा सघोष होता है इसमें वर्ग का आता है, वर्ग का हमारा कौन सा अक्षर आता है? तीसरा, चौथा और 5वां, प्लस अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अवयवों में अवरोध है या रुकावट है उसमें कितने प्रकार से होता है। तो उसमें आता है हमारा स्पर्श। कौन सा? स्पर्श। तो हमारे जो स्पर्श हैं वो हमने देखा था, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से थे? जो हमारे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से थे? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, और जो भी हमने आपको वर्ग पढ़ाए थे वो सारे हमारे आएंगे स्पर्श व्यंजन में। इसमें अवयवों में अवरोध में, उसमें इस स्पर्श में स्पर्श संघर्षी भी आता है। कौन सा आता है? स्पर्श संघर्षी। अब स्पर्श संघर्षी में क्या आता है? तो वो चावर्ग वाला जो होता है वो हमारा स्पर्श संघर्षी में आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या आता है अवयवों में रुकावट के आधार पर। पहले देखा हमने स्पर्श व्यंजन आता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन आता है। उसके बाद हम देखेंगे इस संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। कौन सा? संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। अब संघर्षी या ऊष्म व्यंजन मैंने आपको अभी पढ़ाए थे, स और स। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया था स और ह। ये हमारे आएंगे किसमें? संघर्षी और ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपको मैंने पढ़ाया था, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। मैंने आपको लिखाया था ड और ढ, ये हमारे क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है, जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा इसमें पार्श्विक व्यंजन। कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा ला। पार्श्विक व्यंजन हमसे पूछ लिया जाता है कि इसमें से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो हमारा ला है। और एक हमारा होता है लुंठित व्यंजन। कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन, यानी कि रा। ठीक है, जिसमें हमारी जीभ क्या करती है? मतलब कंपन करती है। रा बोलते हैं ना, तो रा में क्या लगता है कि हमारी जीभ पलट रही है, तो वो हो जाता है हमारा लुंठित व्यंजन। तो हमारा रा लुंठित व्यंजन। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। तो हमने आपको संयुक्त व्यंजन अभी पढ़ाए थे, छे, त्र, ज्ञ और ऋषि। ठीक है, छे, त्र, ज्ञ और ऋषि। इसके बाद इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था कि छे किससे बनाए, त्र किससे बनाए, ज्ञ किससे बनाए और श्री किससे बनाए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, और लाइक करें, कमेंट करें।